हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार सेशन में यूपीटी प्लस सी एएनएम 2024 के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। आज फिर हाजिर है मिडवाइफरी टॉपिक को लेकर लेक्चर नंबर 21 में। तो पिछले वर्ष के पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन फिर करेंगे। आज एकदम जीरो लेवल से की जाएगी शुरुआत। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो मिडवाइफरी पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन हमारा आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन कर रहा, गर्भावस्था के दौरान रक्त की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? 10 से 20, 20 से 30, 30 से 50, 50 से 70। तो गर्भावस्था के दौरान रक्त की मात्रा में कितनी प्रतिशत की क्या होती है? वृद्धि होती है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 से 50। नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर गर्भवती महिला में एनीमिया की परिभाषा क्या है? हीमोग्लोबिन 12 ग्राम प्रति डीएल से कम, 11 ग्राम प्रति डीएल से कम, या 10 ग्राम प्रति डीएल से कम, या 9 ग्राम प्रति डीएल से कम। तो गर्भवती महिला में एनीमिया की परिभाषा क्या है? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, 11 ग्राम प्रति डीएल से कम। क्या है? एनीमिया है। नेक्स्ट, ब्रैक्टन हिक्स संकुचन का सामान्यतः अनुभव कब होता है? पहली तिमाही में, दूसरी तिमाही में, तीसरी तिमाही में, प्रसव के दौरान। करा ब्रैक्टन हिक्स संकुचन का सामान्यतः अनुभव कब होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरी तिमाही में। ब्रैक्टन हिक्स संकुचन का सामान्यतः अनुभव तीसरी तिमाही में होता है। नेक्स्ट, करा चोरियो एम्ब्रियोनाइटिस का प्रमुख कारण क्या है? चोरियो एम्ब्रियोनाइटिस का प्रमुख कारण क्या है? बैक्टीरियल संक्रमण, वायरल संक्रमण, फंगल संक्रमण, पैरासाइटिक संक्रमण। तो करा चोरियो एम्ब्रियोनाइटिस का प्रमुख कारण क्या है? तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरियल संक्रमण। नेक्स्ट, कर नवजात शिशु में एपगार स्कोर किसके लिए उपयोग किया जाता है? वजन का आकलन, सामान्य शारीरिक जांच, जन्म के बाद शिशु की स्वास्थ्य स्थिति, विकासात्मक मील के पत्थर। तो हमारा पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जन्म के बाद शिशु की स्वास्थ्य स्थिति का पता लगाने के लिए एपगार स्कोर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, करा एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे सामान्य स्थान क्या है? डिम्बवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, अंडाशय, पेट का हिस्सा। करा एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे सामान्य स्थान क्या है? तो हमारा छठवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिम्बवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट, का एम्ब्रियो हाइड्राम्ब्रियोस के कारण कौन सी समस्या हो सकती है? फीटल पॉलिस्टिक किडनी, या फीटल हृदय दोष, या फीटल पाचन विकार, या फीटल न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम्ब्रियो हाइड्राम्ब्रियोस। एम्ब्रियो हाइड्राम्ब्रियोस के कारण कौन सी समस्या हो सकती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, फीटल पाचन विकार। नेक्स्ट, तो देखिए आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? आठवां क्वेश्चन कह रहा है गर्भावस्था के दौरान डिलीवरी की सबसे सुरक्षित अवधि कौन सी होती है? 32 सप्ताह, 34, 37, 40। तो कितना होगा कि गर्भावस्था के दौरान डिलीवरी का सबसे सुरक्षित अवधि कौन सी होती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 40 सप्ताह। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 9वां से क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भावस्था में जेस्टेशनल डायबिटीज का परीक्षण कब किया जाता है? पहली तिमाही, 24 से 28 सप्ताह, 32 से 36 सप्ताह, प्रसव के समय। तो कह रहा है गर्भावस्था में जेस्टेशनल डायबिटीज का परीक्षण कब किया जाता है? तो कब किया जाता है? 24 से 28 सप्ताह के भीतर। नेक्स्ट, कर नवजात शिशु में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस किस कारण होता है? लीवर का अपरिपक्वता, मां का संक्रमण, विटामिन की कमी, श्वसन संक्रमण। कह रहा है नवजात शिशु में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस किस कारण होता है? तो हमारा 10वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लीवर की अपरिपक्वता। तो नवजात शिशु में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस किस कारण होता है? लीवर की अपरिपक्वता के
कारण। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा क्रिटिकल पेल्विक अंसिक्रोनाई के दौरान कौन सा प्रसव प्रक्रिया उचित है? नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन, फोर्सेप डिलीवरी या वैक्यूम डिलीवरी। तो कह रहा क्रिटिकल पेल्विक अंसिक्रोनाई के दौरान कौन सा प्रसव प्रक्रिया क्या होती है? उचित होती है। तो 11वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिजेरियन सेक्शन। नेक्स्ट, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन यानी IUGR का प्राथमिक कारण क्या हो सकता है? IUGR यानी इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन का प्राथमिक कारण क्या हो सकता है? मां का कुपोषण, मां का मोटापा, अत्यधिक व्यायाम, हाई ब्लड प्रेशर। IUGR का प्राथमिक कारण क्या हो सकता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मां का कुपोषण यानी ऑप्शन नंबर ए। इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन यानी IUGR का प्राथमिक कारण क्या होता है? मां का कुपोषण। ये माता क्या है? कुपोषित है, तो क्या होगा? इसका IUGR हो सकता है। तो बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। तो 13वां क्वेश्चन देखिए, नवजात शिशु में आम्फालोसेल का उपचार कैसे किया जाता है? आम्फालोसेल का उपचार कैसे किया जाता है? आम्फालोसेल का उपचार कैसे किया जाता है? दवाइयों के माध्यम से, सर्जिकल रिपेयर, फिजियोथेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी। तो कारण नवजात शिशु में आम्फालोसेल का उपचार कैसे किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्जिकल रिपेयर। नेक्स्ट, गर्भावस्था में प्रोटीन यूरिया किस बीमारी का संकेत है? प्रीमेच्योर लेबर, प्रीक्लेम्सिया, टॉक्सोप्लाज्मोसिस या फीटल डिस्ट्रेस। तो गर्भावस्था में प्रोटीन यूरिया किस बीमारी का संकेतक है? तो 14वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रीक्लेम्सिया। नेक्स्ट, मेकोनियम स्टेनिंग किसका संकेत हो सकता है? फीटल डिस्ट्रेस, ओलिगोहाइड्रामेरियोस, प्रीमेच्योर लेबर, गर्भाशय का रप्चर। तो हमारा क्वेश्चन मेकोनियम स्टेनिंग का किसका संकेत हो सकता है? तो मेकोनियम स्टेनिंग किसका संकेत हो सकता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फीटल डिस्ट्रेस यानी ऑप्शन नंबर ए। तो 15वें का क्या जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। और 14वें का हमारा राइट आंसर क्या था? प्रीक्लेम्सिया। नेक्स्ट, 16 क्वेश्चन गर्भावस्था में हाई ब्लड शुगर का प्रबंधन कैसे किया जाता है? ओरल एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट, इंसुलिन, हाइड्रेशन, व्यायाम। तो गर्भावस्था में हाई ब्लड शुगर का प्रबंधन कैसे किया जाता है? तो हमारा 16वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंसुलिन। गर्भावस्था में क्या है? हाई ब्लड शुगर का प्रबंधन कैसे किया जाता है? इंसुलिन के द्वारा। तो बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी का प्रमुख लक्षण क्या है? त्वचा में खुजली, पीलिया, मतली, पेट दर्द। तो कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी का प्रमुख लक्षण क्या है? तो 17वें का राइट आंसर हो जाएगा त्वचा में खुजली यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ब्रीच पोजीशन में प्रसव का प्रबंधन कैसे किया जाता है? वैक्यूम असिस्टेड डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन, नॉर्मल डिलीवरी, फोर्सेप डिलीवरी। तो ब्रीच पोजीशन में प्रसव का प्रबंधन कैसे किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिजेरियन सेक्शन के द्वारा। तो ब्रीच पोजीशन में प्रसव का प्रबंधन कैसे किया जाता है? सिजेरियन सेक्शन के द्वारा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन नवजात शिशु में नियोनेटल टेटनी का सामान्य कारण क्या है? कैल्शियम की कमी, फोलिक एसिड की कमी, विटामिन डी की कमी, आयरन की कमी। कह रहा है 19वां क्वेश्चन कि नवजात शिशु में नियोनेटल टेटनी का सामान्य कारण क्या है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम की कमी। तो बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। तो 20वां क्वेश्चन कह रहा है एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम का प्रभाव किस पर होता है? भ्रूण के अंगों की संरचना, भ्रूण का रक्त प्रवाह, प्लेसेंटा का विकास, भ्रूण का वजन। तो एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम का प्रभाव किस पर होता है? तो हमारा 20वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण के अंगों की संरचना। तो बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। तो 21वां क्वेश्चन कह रहा है गर्भावस्था में हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम का मुख्य लक्षण क्या है? अत्यधिक उल्टी, रक्तस्राव, हाई ब्लड प्रेशर, बार बार पेशाब आना। गर्भावस्था में हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम का मुख्य लक्षण क्या है? तो हमारा हो जाएगा अत्यधिक उल्टी यानी ऑप्शन नंबर ए। हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम में क्या? अत्यधिक उल्टी। नेक्स्ट,
22वां क्वेश्चन कह रहा है गर्भावस्था में प्लेसेंटा का समय से पहले अलग हो जाना किसे कहते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया, अब्रिप्टियो प्लेसेंटा, प्रीमेच्योर लेबर, एम्ब्रियोटिक फ्लूइड लीकेज। तो हमारा 22वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा गर्भावस्था में प्लेसेंटा का समय से पहले अलग हो जाना किसे कहते हैं? तो अब्रप्टियो प्लेसेंटा, अब्रप्टियो प्लेसेंटा कैसे कहते हैं? अब्रप्टियो प्लेसेंटा को कहते हैं। तो अब्रप्टियो प्लेसेंटा, गर्भावस्था में प्लेसेंटा का समय से पहले अलग होना, अब्रप्टियो प्लेसेंटा। नेक्स्ट, सिजेरियन सेक्शन के बाद होने वाला सबसे सामान्य संक्रमण कौन सा है? यूटेराइन संक्रमण, फेफड़ों का संक्रमण, सर्जिकल साइट संक्रमण, मूत्रमार्ग संक्रमण। तो सिजेरियन सेक्शन के बाद होने वाला सबसे सामान्य संक्रमण कौन है? तो हमारे साथ आप भी क्या कीजिए, बोलते रहिए, सिजेरियन सेक्शन के बाद होने वाला सबसे सामान्य संक्रमण क्या है? तो सिजेरियन सेक्शन के बाद होने वाला सबसे सामान्य संक्रमण क्या है? सर्जिकल साइट संक्रमण, सर्जिकल साइट संक्रमण, सर्जिकल साइट संक्रमण, सर्जिकल साइट संक्रमण, सर्जिकल साइट संक्रमण किसका है? सिजेरियन सेक्शन का। नेक्स्ट कह रहा है नवजात में सडन इन्फेक्ट डेथ सिंड्रोम SIDS को रोकने के लिए क्या सलाह दी जाती है? शिशु को पेट के बल सुलाए रखना, शिशु को पीठ के बल सुलाए रखना, शिशु को सीधे सुलाए रखना, शिशु के रूम हीटर के पास रखें। तो कह रहा नवजात में सडन इन्फेक्ट सिंड्रोम SIDS को रोकने के लिए क्या सलाह दी जाती है? तो हमारा 24वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिशु को पीठ के बल सुलाए। नवजात में क्या सडन इन्फेक्ट डेथ सिंड्रोम SIDS को रोकने के लिए शिशु को पीठ के बल सुलाए रखना चाहिए। तो पीठ के बल क्या सुलाना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा हेपेटाइटिस बी के संक्रमण से नवजात को बचाने के लिए क्या सलाह दी जाती है? हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल दवा, आयरन सप्लीमेंट। तो कह रहा है 25वां हेपेटाइटिस बी के संक्रमण से नवजात को बचाने के लिए हेपेटाइटिस बी का क्या करना चाहिए? वैक्सीन दिलवाना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा गर्भाशय टूटने यानी यूटेराइन रप्चर के सबसे सामान्य लक्षण क्या है? तीव्र पेट दर्द और रक्तस्राव, बार बार पेशाब आना, तेज बुखार, उल्टी और मतली। तो कह रहा है हमारा क्वेश्चन गर्भाशय टूटने यानी यूटेराइन रप्चर के सबसे सामान्य लक्षण क्या है? तीव्र पेट दर्द और रक्तस्राव, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका सही। तो गर्भाशय टूटने यूटेराइन रप्चर के सबसे सामान्य लक्षण क्या है? तीव्र पेट दर्द और रक्तस्राव। नेक्स्ट कह रहा नवजात शिशु में नियोनेटल सेप्सिस का सबसे सामान्य कारण क्या है? ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस संक्रमण, आयरन की कमी, फोलिक एसिड की कमी, ब्लड प्रेशर की समस्या। तो हमारा 27वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवजात शिशु में नियोनेटल सेप्सिस का सबसे सामान्य कारण क्या है? ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस संक्रमण, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस संक्रमण, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस संक्रमण क्या है? नियोनेटल सेप्सिस का सबसे सामान्य कारण है। बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन तरफ। कह रहा कंट्रैक्शन स्ट्रेट टेस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? भ्रूण की स्थिति जांचने के लिए, भ्रूण की हृदय गति का मूल्यांकन, भ्रूण का वजन मापने के लिए, भ्रूण के विकास की जांच के लिए। तो हमारा 28वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भ्रूण की हृदय गति का मूल्यांकन। कंट्रैक्शन स्ट्रेट टेस्ट में क्या भ्रूण की हृदय गति का मूल्यांकन के लिए किया जाता है। तो बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। तो 29वां क्वेश्चन देखिए क्या करा है। गर्भावस्था में आयोडीन की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन, हाइपोथायराइडिज्म, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, हृदय की समस्या। तो कह रहा गर्भावस्था में आयोडीन की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? तो हाइपोथायराइडिज्म। नेक्स्ट और लास्ट, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का सबसे सामान्य कारण क्या है? क्लेमाइडिया और गोनोरिया संक्रमण, प्लेसेंटा प्रीविया, गर्भाशय का कमजोर होना, फिजिकल एक्टिविटी की कमी। तो क्या कह रहा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का हमारा सबसे सामान्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्लेमाइडिया गोनोरिया संक्रमण, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज यानी PID का सबसे सामान्य कारण क्या है? क्लेमाइडिया और गोनोरिया संक्रमण। तो हमें उम्मीद है 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और चैनल पर पहली बार किया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आप किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी करना चाहते हैं, आपके उस एग्जाम में जीके जीएस आते हैं, तो उसके लिए भी क्या होता है, सेशन स्टार्ट हो गया है। तो इस समय इकोनॉमिक्स चल रहा है, तो इकोनॉमिक्स को भी देखते रहिए, वो भी 10 मिनट ऐसे ही 30-30 40-40 क्वेश्चन कराए जाएंगे। उसमें भी जो भी टॉपिक है सारे टॉपिक पर क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो अभी तो क्या शुरुआत है, शुरुआत जब इतनी ज़बरदस्त है तो अंत भी क्या होगा, बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो अभी शुरुआत है, धीरे धीरे आपको हर टॉपिक पर हर एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी धीरे धीरे। बस आप लोग क्या कीजिए, सपोर्ट करते रहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।